आप सभी लोगों का कल की कोचिंग सेंटर में स्वागत है। वेलकम सभी लोगों का। आज हम लोग इंटरमीडिएट का फर्स्ट चैप्टर डिस्कशन करेंगे। एनसीईआरटी पैटर्न ही चलेगा पूरी तरीके से। तो फर्स्ट चैप्टर पर हम डिस्कशन करेंगे और फर्स्ट चैप्टर का नाम वैद्युत क्षेत्र तथा आवेश है। वैद्युत क्षेत्र तथा आवेश। वैद्युत क्षेत्र तथा आवेश। तो इस चैप्टर को आज हम डिस्कशन करेंगे और ये चैप्टर जिस यूनिट में है वो इस यूनिट का नाम है वैद्युत स्थैतिक। तो वैद्युत स्थैतिक पर हम डिस्कशन करेंगे जिसमें चैप्टर है वैद्युत क्षेत्र तथा आवेश। तो मूल तौर पर हमें इस चैप्टर को अच्छी तरीके से डिस्कशन करना है और ज़्यादातर जो हम डिस्कशन करेंगे वो करेंगे आवेश पर। तो सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि जो हमारी इंटरमीडिएट में दो फिजिक्स हैं, पार्ट 1 और पार्ट 2। तो पार्ट 1 में हम अधिकतर इस आवेश पर ही ज़्यादा से ज़्यादा डिस्कशन करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा इसे ही पढ़ेंगे। एक बार जान लेते हैं। फर्स्ट पार्ट में वैद्युत स्थैतिक के बारे में पढ़ेंगे, इलेक्ट्रोस्टैटिक, और पढ़ेंगे चुंबकत्व के बारे में, मैग्नेटिज्म, और पढ़ेंगे वैद्युत चुंबकीय तरंगों के बारे में। वैद्युत चुंबकीय तरंगों के बारे में। तो आइए जान लेते हैं कि इन तीनों चीजों का संबंध आवेश से किस तरीके से है। यदि आवेश स्थिर है, यदि आवेश रुका हुआ है, तो हम कह सकते हैं वो किस तरीके का गुण जनरेट करेगा, वैद्युत स्थैतिक का गुण जनरेट करेगा। क्या तरीके की प्रॉपर्टी होंगी वो उसके चैप्टर के अंडर टेक पढ़ेंगे। यदि आवेश नियत वेग से गतिमान है, नियत वेग कांस्टेंट वेलोसिटी से अगर गतिमान है तो मैग्नेटिज्म का गुण जनरेट करेगा। और यदि आवेश त्वरित गति से गतिमान है, त्वरित, तो वैद्युत चुंबकीय तरंगों को उत्पन्न करेगा। त्वरित मतलब उसकी वेलोसिटी या तो बढ़ रही है और या फिर घट रही है। इसका एक एग्जाम्पल जान लेते हैं वैद्युत चुंबकीय तरंगों का। जैसे कि सूर्य की का जो प्रकाश है हमारी पृथ्वी पर आ रहा है, वो कौन सी तरंगों के द्वारा आ रहा है, वो वैद्युत चुंबकीय तरंगों के द्वारा ही आ रहा। तो सूर्य का प्रकाश एक वैद्युत चुंबकीय तरंगों का एग्जाम्पल है। तो मोटे तौर पर हमें इन तीन यूनिटों का ही ज़्यादा से ज़्यादा डिस्कशन करना है। वैद्युत स्थैतिक, चुंबकत्व, वैद्युत चुंबकीय तरंगें। और जैसा कि मैंने आपको बताया इसमें आवेश का किस तरीके से यूज है। यदि आवेश रुका हुआ है तो वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म का, वो इलेक्ट्रोस्टैटिक का गुण जनरेट करेगा, वैद्युत स्थैतिक का गुण। और यदि आवेश नियत वेग से गतिमान है तो वो चुंबकत्व का गुण उत्पन्न करेगा। और यदि वो त्वरित गति से गतिमान है तो वो वैद्युत चुंबकीय तरंगें, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जनरेट करेगा। एग्जाम्पल के तौर पे मैंने बताया जैसे कि सूर्य का प्रकाश, एक्सरे, ये सभी वैद्युत चुंबकीय तरंगों के ही उदाहरण है। इनके चैप्टर बाय चैप्टर में इनको अच्छी तरीके से हम पढ़ेंगे, बढ़िया तरीके से। एक बात से आप समझ गए होंगे कि जो फर्स्ट फिजिक्स में हमारा जो सबसे ज़्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट जो पॉइंट है वो है आवेश। मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक समझ सकते हैं वो है आवेश। सबसे ज़्यादा हमें आवेश को ही पढ़ना है और आवेश का ही अंत तक प्रयोग है, जैसा कि मैंने बताया आपको। तो हम फर्स्ट यूनिट पर डिस्कशन करेंगे वैद्युत स्थैतिक, जिसमें चैप्टर है वैद्युत क्षेत्र तथा आवेश। तो इस चैप्टर में हम सबसे पहले आवेश के बारे में ही जानना चाहेंगे, क्योंकि हम जैसा कि देख पा रहे हैं कि फर्स्ट पूरी फिजिक्स में आवेश का ही सबसे ज़्यादा यूज है, चार्ज का ही सबसे ज़्यादा यूज है। तो उसको ही हम समझेंगे सबसे पहले। तो पहला चैप्टर वैद्युत क्षेत्र तथा आवेश में हम समझना चाहेंगे आवेश को। आवेश, चार्ज,
इसको हम अच्छी तरीके से समझेंगे तो चार्ज कोई आजकल खोजा हुआ चीज नहीं है। ये सबसे पहले 2500 ईसा पूर्व की जब तक बात हो रही है, 2500 ईसा पूर्व 6000 ईसा पूर्व की कह सकते हैं, ठीक है, 6000 ईसा पूर्व मतलब 2500 साल पहले की समथिंग बात हो रही है। अच्छा, 6000 ईसा पूर्व 2500 समथिंग पहले की बात हो रही है। तो तभी एक वैज्ञानिक हुआ करते थे थेल्स। थेल्स ने एक पदार्थ था अंबर, जिसे ग्रीक भाषा में हम इलेक्ट्रॉन भी कहते हैं। अंबर को कुछ ऊनी वस्त्रों से उन्होंने रगड़ा, और जब अंबर को उन्होंने ऊनी वस्त्रों से रगड़ा तो उन्होंने देखा कि अंबर में एक नए तरीके का गुण जनरेट हो गया। जैसे कि मान लो ये अंबर है, और अंबर को मैंने ये अपने ऊनी वस्त्र ये कपड़े से रगड़ा, तो मैंने देखा कि इसमें एक अलग तरीके का गुण जनरेट हो गया। ये छोटे छोटे वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित करने लगा। जब ये अपनी ओर आकर्षित करने लगा तो सिंपल सी बात है कि मेरे माइंड में एक प्रश्न आएगा कि आकर्षित क्यों करने लगा। मतलब एक आकर्षण, अट्रैक्शन फोर्स लगने लगा, दूसरी वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित करने लगा। जब ये माइंड में आया तो हम सोच सकते हैं कि शायद ये गुरुत्वाकर्षण बल हो सकता है, ग्रेविटेशन फोर्स हो सकता है। लेकिन ग्रेविटेशन फोर्स होता तो जरूरी थोड़ी है हम रगड़े से, बिना रगड़े ही वो अट्रैक्शन हो सकता है। अच्छा, कोई कांटेक्ट फोर्स है नहीं, कांटेक्ट मतलब संपर्क में लग नहीं रहा, तो फिर कोई एक नए तरीके का बल है। तो यही बात हमारे माइंड में आई, हमने सोचा कि कोई नए तरीके का बल है तो क्यों ना, ये क्यों आया। तो हमने देखा कि जब हमने किसी एक वस्तु अंबर को ऊनी वस्त्रों से रगड़ा तो उसमें आकर्षित करने का गुण उत्पन्न हुआ। और ये आकर्षित करने का जो गुण उत्पन्न हो रहा है, ये किस वजह से हो रहा है, ठीक है, एक नए बल की वजह से उत्पन्न हो रहा है। और हमने इस वस्तु पर कह दिया कि भाई इस वस्तु को हमने रगड़ने पर ये आकर्षित करने का गुण उत्पन्न हो रहा है, तो इस पर ये वस्तु जो है वो आवेशित हो गई। क्या हो गई? आवेशित। तो कहने का अर्थ ये है कि किसी वस्तु पर रगड़ने पर ये गुण उत्पन्न हो रहा है, और रगड़ने पर वो वस्तु जो हो गई वो क्या हो गई? आवेशित हो गई। फिर आगे जाके कुछ और प्रैक्टिकल की है, जैसे कि ये एक क्षण अंबर की है, इसे भी मैंने इससे रगड़ा तो इस पर एक तरीके का आवेश उत्पन्न हो गया, और इसको भी मैंने एक तरीके से रगड़ा, इस पर एक तरीके उसी तरीके का आवेश हो। और जब मैं इन दोनों को पास लेके आया तो मैंने देखा ये अट्रैक्शन, आकर्षित नहीं बल्कि प्रतिकर्षित करने लगे। तो एक और माइंड में बात आई कि सर जो आवेश उत्पन्न हो रहा है, किसी वस्तु जो आवेशित हो रही है या वस्तु को जो आवेश उत्पन्न हो रहा है वो एक कैटेगरी का नहीं है। एक बार तो हमने आकर्षण देखा, एक बार हमने क्या देखा? प्रतिकर्षण। मतलब एक बात स्पष्ट हो गई कि आवेश दो तरीके के होते हैं। आवेश दो तरीके के होते हैं। अब आवेश दो तरीके होते हैं तो कौन से होते हैं? तो इस चीज को सबसे पहले बताया बेंजामिन फ्रैंकलिन। बेंजामिन फ्रैंकलिन ने ये बताया कि किसी वस्तु पर जो दो तरीके के आवेश उत्पन्न हो रहे हैं उसमें एक पॉजिटिव होता है और एक नेगेटिव होता है। अब ये भी बात सोचने वाली बात है कि उन्होंने किस तरीके से बताया। तो एक प्रोबेबिलिटी तरीके से इस तरीके का उन्होंने बताया कि भाई इस वस्तु पर मान लो कि इस पर एक पॉजिटिव उत्पन्न हो रहा है और किसी दूसरी वस्तु पर एक अलग तरीके का आवेश है, ठीक है। और जब इन दोनों वस्तुओं को हम संपर्क में ला रहे हैं तो दोनों वस्तुओं पर वो जो आकर्षित करने का गुण है छोटी वस्तुओं का वो खत्म हो गया। इसका मतलब नलीफाई हो गया। नलीफाई कब हो सकता है? तो नलीफाई 100% तब हो सकता है जब इस पर उतना ही पॉजिटिव हो तो इस पर उतना ही नेगेटिव हो। जैसे +2 और -2 को जब ऐड करेंगे तो 0 आएगा। तो इस वजह से आंसर प्लस और माइनस। और आगे भी हम जानेंगे प्लस और माइनस की जो इलेक्ट्रॉनिक थ्योरी है वो भी हमें आंसर देगी कि प्लस और माइनस क्या है। एक चीज़ और हम जाने कि एक तरीके के आवेश थे, अंबर ही अंबर को जब हम पास लेके आए तो प्रतिकर्षित हो रहा था, और अलग अलग आवेश हैं, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, तो वो आकर्षित हो रहा है, ठीक है। अर्थात हम कह सकते हैं कि आवेशों के बीच में एक बल लग रहा है। इस बल का नाम दिया वैद्युत बल। ये वैद्युत बल हमने देखा दो तरीके का हो सकता है, एक आकर्षण वैद्युत बल और एक प्रतिकर्षण वैद्युत बल। आकर्षण वैद्युत बल अभी हमने समझा कि जब आवेश अलग अलग होंगे, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, तो इनके बीच आकर्षण लगेगा, या एक नेगेटिव तो दूसरा पॉजिटिव। प्रतिकर्षण कब लगेगा? जब एक पॉजिटिव तो दूसरा भी पॉजिटिव और एक नेगेटिव तो दूसरा भी नेगेटिव। मतलब सेम
तो प्रतिकर्षण फोर्स लगेगा, अट्रैक्शन फोर्स, और जब अलग अलग तो अट्रैक्शन फोर्स और इधर प्रतिकर्षण फोर्स। ठीक है, तो इस तरीके से हमने समझा कि आवेश एक तरीके का वस्तुओं पर गुण उत्पन्न हो रहा है, वो भी जब इन दोनों वस्तुओं को आपस में हम रगड़ें। रगड़ने को फिजिक्स की भाषा में हम जानते हैं कि कहते हैं घर्षण। क्या कहते हैं? घर्षण। अर्थात जब दो वस्तुओं को आपस में बीच में घर्षण कराया जाता है तो उनमें ये आवेश का, उन वस्तुओं पर ये आवेश का गुण उत्पन्न हो जाता है। हम कह सकते हैं कि वस्तुएं आवेशित हो गई। सबसे पहले जैसे कि मैंने बताया कि 600 ईसा पूर्व में थेल्स एक वैज्ञानिक थे जिन्होंने अंबर को कुछ वस्तुओं से रगड़ के देखा, उन्हीं वस्तुओं से तो सबसे पहले गुण आया। फिर कई सालों तक इस पर कोई रिसर्च नहीं हुई और 1600 ईस्वी में एक गिलबर्ट नामक वैज्ञानिक आए और गिलबर्ट ने इसी अंबर जैसे ही कुछ और पदार्थों को, बिल्ली की खाल, रेशम की छड़, कांच की छड़, इन्हें आपस में रगड़ रगड़ के देखा तो भी यही गुण पाया गया। और वैसे जनरली भी आप देखें घर पर नॉर्मली तरीके से कंघे से अगर बाल काट रहे हो, फिर कागज़ के छोटे छोटे टुकड़ों को देखें तो वो भी क्या हो जाते हैं? आकर्षित। मतलब वस्तु कंघे पर भी क्या हो गया? आवेश का गुण उत्पन्न हो गया। तो इस तरीके से आवेश के बारे में हम समझ पाए कि आवेश दो तरीके के हुए, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव। पॉजिटिव नेगेटिव क्यों हुए, ये भी मैंने एक प्रोबेबिलिटी तरीके से आंसर दिया जो बेंजामिन फ्रैंकलिन ने सब बताया इसे। ठीक है, अब हम इलेक्ट्रॉनिक थ्योरी के बारे में और पढ़ते हैं, आवेश के बारे में, फिर आप और अच्छी तरीके से समझ सकते हैं कि एक्चुअल में आवेश किस तरीके से रहा होगा। ठीक है, एक आवेश गुण है जो किसी वस्तु पर घर्षण विधि द्वारा उत्पन्न हो रहा है। ये दो तरीके का, पॉजिटिव और नेगेटिव। और मैंने ये भी देखा कि आवेशों को हम पास लेके आए तो उनमें एक बल लगता है, उस बल को नाम दिया हमने वैद्युत बल। वैद्युत बल दो तरीके का हुआ, जैसे कि हमने देखा कि दो सेम आवेशित वस्तुओं को पास लेके आए, पॉजिटिव पॉजिटिव या नेगेटिव, तो प्रतिकर्षण, और अलग अलग तो आकर्षण वैद्युत बल। आइए अब इलेक्ट्रॉनिक थ्योरी को जानते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक थ्योरी क्या कहती है आवेश के बारे में, फिर आगे बढ़ेंगे। चीज़ों को बड़े आराम से अच्छी तरीके से पढ़ना है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब इलेक्ट्रॉनिक थ्योरी के बारे में समझते हैं। इलेक्ट्रॉनिक थ्योरी को समझने से पहले सबसे पहले हमने परमाणु को, एटम को समझना पड़ेगा। तो जैसा कि आप जानते हैं कि सभी वस्तु का जो निर्माण हुआ है वो अणु परमाणु से हुआ है, और परमाणु में क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, जो कि मूल स्थायी कण माने जाते हैं। अर्थात सभी वस्तुओं का निर्माण परमाणुओं से, परमाणुओं में इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन होते हैं। जैसे कि हम एक परमाणु देते हैं और समझते हैं, परमाणु के अंदर जैसे आपने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा, परमाणु के केंद्र भाग पर नाभिक होता है जिसमें न्यूट्रॉन और प्रोटॉन होते हैं। इसके चारों तरफ कक्षाएं होती हैं जिनमें इलेक्ट्रॉन घूमते रहते हैं। अगर दो चीज़ों को जानना चाहें तो इधर समझ सकते हैं। इलेक्ट्रॉन एक ऋणावेशित कण है, प्रोटॉन एक धनावेशित कण है। यदि इलेक्ट्रॉन के आवेश के बारे में जानना चाहें तो 1.6 गुणा 10⁻⁻⁰ कूलाम एक ऋणावेशित कण है, इसलिए हम माइनस लगा सकते हैं। प्रोटॉन के आवेश के बारे में जानना चाहें तो इसका भी इतना ही होता है, 1.6 गुणा 10⁻⁻⁹ कूलाम। प्रोटॉन एक पॉजिटिव कण है तो हमें इसके आगे प्लस लगा सकते हैं। अब इस इलेक्ट्रॉनिक थ्योरी को हम समझ रहे हैं कि जैसे कि प्रत्येक वस्तु का निर्माण परमाणु मतलब इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन से हुआ है। परमाणु को देखें तो इसके केंद्र भाग पर एक नाभिक होता है जिसमें न्यूट्रॉन और प्रोटॉन होते हैं, और बाहरी कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते रहते हैं नाभिक के चारों ओर। अब जैसा कि आप देख रहे हैं, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव और प्रोटॉन पॉजिटिव। न्यूट्रॉन पर कोई आवेश नहीं होता, अर्थात नाभिक पर पॉजिटिव चार्ज होगा। और जैसे कि अभी हमने देखा कि नेगेटिव पॉजिटिव के बीच कौन सा बल लगता है? आकर्षण। तो इन दोनों के बीच भी एक प्रबल आकर्षण बल लगता है। ये आकर्षण बल नाभिक की ओर इलेक्ट्रॉनों को खींचे रखता है। ये आकर्षण बल पास वाली कक्षाओं के इलेक्ट्रॉनों पर अधिक होता है और जबकि दूर वाली कक्षाओं के इलेक्ट्रॉनों पर कम होता है। जैसा कि हमने पढ़ा हुआ है कि अगर हम परमाणु को बाहर स्रोत से थोड़ी सी ऊर्जा दे दें तो ये इलेक्ट्रॉन इस परमाणु को छोड़कर चला जाएगा। अब आप एक बात सोचिए कि परमाणु में जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं उतने ही प्रोटॉन होते हैं, अर्थात जितना पॉजिटिव होता है उतना ही क्या होता है? नेगेटिव। यदि परमाणु में 10
प्रोटॉन होंगे तो 10 इलेक्ट्रॉन होंगे, अर्थात नेट चार्ज आप देखेंगे कुल चार्ज परमाणु का तो अर्थात क्या होता है, शून्य। हम कह सकते हैं कि परमाणु सामान्यतः उदासीन अवस्था में होता है, क्योंकि उस पर जितने पॉजिटिव उतने ही नेगेटिव। लेकिन अगर एक इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा, सपोज दैट कि पॉजिटिव तो 10 के 10, प्रोटॉन तो 10 के 10 ही रहेंगे, लेकिन एक इलेक्ट्रॉन निकल गया, इसका अर्थ क्या हुआ कि अब इलेक्ट्रॉन कितने रह गए, 9, और 9 जब देखोगे तो परमाणु पर एक पॉजिटिव चार्ज निकला। अर्थात हम कह सकते हैं कि अगर परमाणु से इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा तो परमाणु जो है वो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। अगर एक इलेक्ट्रॉन निकला तो एक धनावेशित हो जाएगा, 2 निकले तो डबल धनावेशित हो जाएगा, अर्थात परमाणु आयनित हो जाएगा। अच्छा, इसी प्रकार हम एक चीज और समझ सकते हैं, यदि किसी परमाणु पे अभी मान लो कि इलेक्ट्रॉन निकल गए, अभी हम कह रहे हैं कि इस परमाणु पे इलेक्ट्रॉन आ जाए, यदि इलेक्ट्रॉन आ जाए तो नेगेटिव की संख्या बढ़ जाएगी, पॉजिटिव की संख्या कम हो जाएगी। इसका मतलब अब जो परमाणु है वो पॉजिटिव नहीं बल्कि नेगेटिव हो जाएगा, अर्थात परमाणु से इलेक्ट्रॉन निकल जाए तो परमाणु धनायनित हो जाता है, और अगर आ जाए तो परमाणु ऋणायनित हो जाता है। इसी थ्योरी को समझें तो आप देखेंगे कि मेरे पास 2 वस्तुएं हैं और इन 2 वस्तुओं को मैंने आपस में रगड़ने का मतलब मैंने आपस में घर्षण किया, और आप जानते हैं जब हम घर्षण करेंगे तो कुछ एनर्जी उत्पन्न होगी, कुछ एनर्जी उत्पन्न होगी, तो इसमें से कोई एक वस्तु जिसमें ये जो बाहरी कक्षा के इलेक्ट्रॉन हैं उन पर जो बल कम लग रहा, अगर वो ज़्यादा है तो वो एनर्जी उसको ग्रहण करके और वो इलेक्ट्रॉन इस वस्तु को एक वस्तु को त्याग देंगे और दूसरी वस्तु पर पहुंच जाएंगे। जैसा कि अभी हमने देखा कि जिस पे से इलेक्ट्रॉन जाते हैं वो धनावेश और जिस पे आते हैं वो ऋणावेश। तो हम कह सकते हैं कि वस्तुओं को हमने रगड़ा तो रगड़ने पर वस्तुएं आवेशित कैसी हो गई। एक वस्तु अगर पॉजिटिव होगी तो दूसरी वस्तु क्या होगी, नेगेटिव। पॉजिटिव क्यों होगी, इलेक्ट्रॉन निकलने पर पॉजिटिव होगी और इलेक्ट्रॉन आने पर नेगेटिव होगी। अब इलेक्ट्रॉन निकले क्यों, तो हमने अभी आपको समझा कि घर्षण विधि द्वारा घर्षण में जो एनर्जी उत्पन्न होगी उसकी वजह से वो इलेक्ट्रॉन उस एनर्जी को लेके और अपने परमाणु को या वस्तु को त्याग देंगे तो पॉजिटिव आ जाएगा और उस पर नेगेटिव आ जाएगा। अगर इसने 2 इलेक्ट्रॉन त्यागे तो 2 पॉजिटिव, इसने 2 ग्रहण किए तो 2 नेगेटिव। एक और बात हम समझे कि वस्तुओं को आपस में रगड़े हैं तो एक पर जितना धनावेश आएगा उतना ही दूसरे पर क्या आएगा, ऋणावेशित आएगा। तो हम ये बात समझ पाए कि एक्चुअल में चार्ज वस्तुएं आवेशित क्यों हो रही हैं, अर्थात आवेश का गुण उन पर क्यों उत्पन्न हो रहा है। धनावेश और ऋणावेशित क्यों हुई, जिनका नाम बेंजामिन फ्रैंकलिन ने मैंने पहले बताया था कि बेंजामिन है कि आवेश किस तरीके से उत्पन्न होता है। अब जान लेते हैं आवेश के फॉर्मूले के बारे में। तो आवेश का फॉर्मूला एक तरीके से याद नहीं रखना बल्कि उसे सीखना है कि किस तरीके से आवेश का फॉर्मूला आया है। आवेश को जैसा कि हम जानते हैं किस से व्यक्त करते हैं, क्यू से व्यक्त करते हैं। तो आइए देखते हैं आवेश का फॉर्मूला क्या है। क्यू बराबर, अब अभी हमने समझा कि किसी वस्तु पे से इलेक्ट्रॉन निकल जाए तो पॉजिटिव और किसी पे इलेक्ट्रॉन आ जाए तो नेगेटिव। इसका मतलब आवेश पॉजिटिव भी हो सकता है और आवेश नेगेटिव भी हो सकता है। अब देखा अभी आपने कि यदि इस पे से 1 इलेक्ट्रॉन निकला तो 1 इलेक्ट्रॉन के बराबर आवेश, 2 इलेक्ट्रॉन निकले तो 2 इलेक्ट्रॉन के बराबर आवेश, 3 इलेक्ट्रॉन निकले 3 इलेक्ट्रॉन के बराबर आवेश, निकले तो पॉजिटिव और आए तो नेगेटिव, इसलिए मैंने प्लस माइनस चिन्ह लगाया। अच्छा, मान लो कि इस पे से n इलेक्ट्रॉन निकल गए, इसका मतलब क्या है, इस पे n इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा n इलेक्ट्रॉन के बराबर। अब n इलेक्ट्रॉन निकल गए तो पॉजिटिव चार्ज या आ गए तो नेगेटिव। अब 1 इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश होता है, E, तो इसका मतलब इस वस्तु पर आवेश कितना आ जाएगा, Ne। निकल जाए तो पॉजिटिव, आ जाए तो नेगेटिव। तो हम फॉर्मूला समझ पाए कि Q बराबर होता है Ne। एक दूसरा फॉर्मूला देख लें तो Q बराबर एक होता है IT। अभी अगले चैप्टरों में हम इसे जानेंगे कि Q बराबर IT, करंट के फॉर्म में जानेंगे जब करंट के बारे में पढ़ेंगे। अभी फिलहाल याद रख लें। मात्रक की इसकी बात कर लेते हैं। मात्रक क्या है, तो मात्रक इसका वैज्ञानिक नाम पर होता है कूलाम। यदि फॉर्मूला के हिसाब से देखें तो Q बराबर क्या होता है, I का मात्रक एम्पियर, T टाइम का मात्रक होता है समय। तो इस हिसाब से देखें तो एम्पियर सेकंड, सेकंड होता है टाइम का मात्रक, तो एम्पियर सेकंड। इसी हिसाब से अगर विमा देखना चाहें, एम्पियर की विमा होती है A
और सेकंड की विमा होती है टी। सेकंड मतलब टाइम, एम्पियर मतलब धारा। तो धारा की विमा ए और समय की विमा टी। अगर कोई जानना चाहे कि एन क्या है, तो जैसे कि मैंने अभी बताया कि यहाँ एन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, अर्थात इलेक्ट्रॉन की संख्या है। ई इलेक्ट्रॉन का आवेश है, आई करंट है, आगे जाने की कोई ज़रूरत भी नहीं है, और टी टाइम है। तो हमने देखा मात्रा कूलाम या एम्पियर सेकंड, क्योंकि कभी कभार बहुविकल्पी अगर प्रश्न में आ जाए तो कूलाम ना हो तो फिर एम्पियर सेकंड लगाएं, विमा 80। तो आज की क्लास में हम लोगों ने जाना कि आवेश क्या है, और जैसा कि मैं शुरुआत में ही बता चुका हूं कि आवेश का जो फर्स्ट पार्ट है फिजिक्स का, उसमें बहुत ही बड़ा महत्व है। आवेश का हर जगह महत्व है। मैंने बताया जब आवेश रेस्ट में हो तो इलेक्ट्रोस्टैटिक के गुण जनरेट करेगा, वो हम पढ़ेंगे चैप्टरों के द्वारा। और जब आवेश नियत वेग से गतिमान हो जाए तो मैग्नेटिज्म का गुण, चुंबकत्व का गुण जनरेट करेगा। और जब आवेश त्वरित गति से चलने लगे तो वो वैद्युत चुंबकीय तरंगों, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जनरेट करेगा। वो सब हम चीज़ें जानेंगे। लेकिन आज की क्लास का जो हमारा हीरो रहा वो कौन रहा? आवेश रहा। मतलब आवेश को हमने अच्छे से समझा कि आवेश कैसे उत्पन्न होता है, उसकी इलेक्ट्रॉनिक थ्योरी समझी, उसकी हिस्ट्री के बारे में जाना। इसी तरीके से हम सभी टॉपिकों को बड़े आराम से, प्यार से, धीमे धीमे, अच्छी तरीके से उन्हें पढ़ेंगे और कोई भी परेशानी नहीं होगी। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।